नमस्ते। सोचिए, एक ऐसा साल जहां हर दिन कुछ नया हो रहा हो, कोई बड़ा बदलाव। 2025 भारत के लिए ना बिल्कुल वैसा ही था। तो आज हम इसी तेज रफ्तार वाले साल के कुछ सबसे बड़े और जरूरी पलों पर एक नजर डालने वाले हैं। मतलब 2025 में भारत के हर कोने में हर सेक्टर में कुछ ना कुछ चल रहा था। एक तरफ हमारी टेक्नोलॉजी बदल रही थी तो दूसरी तरफ हमारी सीमाएं और ज्यादा महफूज हो रही थीं। सरकार नई नई स्कीमें ला रही थी और दुनिया में भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो रही थी। और कमाल की बात यह कि ये सब कुछ एक साथ हो रहा था। अब देखिए, जब इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हों तो कंफ्यूज होना तो लाजमी है। मतलब ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा था। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी अलग-अलग घटनाओं को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर कैसे बनाई जाए। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमने इस पूरे साल को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये साल इतनी तेज रफ्तार में क्यों था। फिर बात करेंगे डिजिटल और टेक की दुनिया में हुई बड़ी छलांग की। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, फिर लोगों के लिए शासन और आखिर में देखेंगे कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत कहाँ खड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी पहलू से, टेक्नोलॉजी से। सच कहूं तो 2025 वो साल था जब भारत ने अपने डिजिटल भविष्य के लिए एक बहुत लंबी छलांग लगाई। जरा सोच कर देखिए, अदालतों में फैसले तेजी से हो रहे हैं एआई की मदद से। स्टूडेंट्स घर बैठे देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और हमारी जेब में जो कागज के नोट है ना, उनकी जगह ले रहा है डिजिटल रुपया। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, ये सब 2025 में हकीकत बन रहा था। और पता है, इन सभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में एक बात कॉमन थी, स्वदेशी। मतलब सब कुछ मेड इन इंडिया। जैसे भारत ने अपनी पहली लिथियम आयन बैटरी बनाई। अब ये सुनने में सिर्फ एक बैटरी लग सकती है, लेकिन असल में ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। तो सवाल ये है कि इस टेक रेवोल्यूशन का इंजन कौन था, कौन इसे आगे बढ़ा रहा था? जवाब है हमारे आईआईटीज। एक तरफ आईआईटी मद्रास पढ़ाई में देश में टॉप पर था, तो दूसरी तरफ आईआईटी जोधपुर डिफेंस के लिए एआई तैयार कर रहा था। मतलब ये सिर्फ कॉलेज नहीं है, ये तो भविष्य के इनोवेटर्स बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। चलिए अब डिजिटल दुनिया से जरा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं देश की सुरक्षा की। क्योंकि 2025 में भारत ने अपनी सीमाओं को और महफूज बनाने के लिए भी नई टेक्नोलॉजी और एक नई सोच का इस्तेमाल किया। भारत ने सिक्योरिटी को ना 3 लेवल्स पर मजबूत किया। पहला जमीन पर, यहाँ बीएसएफ में पहली बार महिला इंजीनियर्स की एक पूरी टीम बनाई गई। दूसरा लेवल था आसमान, जहां हिम ड्रोनेथॉन जैसे प्रोग्राम से सरहदों पर 24 घंटे नजर रखे जा रहे थे। और तीसरा हमारी मारक क्षमता, जिसे प्रलय जैसी जबरदस्त मिसाइल से और भी ज्यादा ताकतवर बनाया गया। ये जो फर्क है ना, ये दिखाता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी कितनी बदल गई है। पहले की तरह सिर्फ जवान गश्त नहीं कर रहे, अब तो आसमान में ड्रोन और एआई एक दिमाग की तरह काम कर रहे हैं, जो किसी भी खतरे को इंसानों से भी पहले पहचान लेते हैं। और ये जो प्रलय मिसाइल है, ये सिर्फ एक और हथियार नहीं है। नहीं, ये भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी में एक गेम चेंजर है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत के पास एक ऐसी ताकत है जो किसी भी दुश्मन को कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर कर देगी। अच्छा, टेक और डिफेंस की बात तो हो गई। अब आते हैं उन बदलावों पर जिनका असर सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था। 2025 में गवर्नेंस का एक ही मतलब था, लोगों के लिए तरक्की। और ये तरक्की पूरे देश में हो रही थी। हर राज्य अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहा था। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र का फोकस था बड़े पैमाने पर जॉब्स क्रिएट करने पर। वहीं राजस्थान छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने में लोगों की मदद कर रहा था। और उधर बिहार में पहली मेट्रो दौड़ने लगी थी। ये दिखाता है कि डेवलपमेंट का कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 लाख नौकरियां। ये महाराष्ट्र सरकार का टारगेट था। इसे ऐसे समझिए, ये एक छोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर है जिन्हें अगले 5 साल में काम मिलना था। बहुत बड़ा नंबर है ये। तो एक तरफ महाराष्ट्र बड़ी कंपनियों के जरिए जॉब्स बना रहा था और दूसरी तरफ राजस्थान ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने 600 करोड़ रुपए का फंड उन लोगों के लिए रखा जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते थे। मतलब लोगों को जॉब सीकर में ही
बल्कि जॉब क्रिएटर बनाने की कोशिश। और अगर नेशनल लेवल पर देखें तो दो बड़े गोल साफ नजर आते हैं। पहला, हमारे एनवायरनमेंट को बचाना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश में पानी पर तैरता दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। और दूसरा गोल था आम इंसान के लिए सर्विसेज को आसान बनाना, जैसे हेल्थ सर्विसेज को सीधे फोन पर पहुंचाना। तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब जरा देश से बाहर नजर डालते हैं। 2025 में दुनिया के मंच पर भारत क्या कर रहा था, चलिए ये भी देखते हैं। ये टाइमलाइन ना भारत की साइंटिफिक एम्बिशन की कहानी कहती है। इसकी कोई सीमा नहीं है। सोचिए, एक तरफ हम दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका में अपना नया रिसर्च स्टेशन बना रहे थे और दूसरी तरफ समुद्रयान मिशन के साथ समंदर की गहराइयों को नापने की तैयारी कर रहे थे, जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक। तो 2025 में भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो हर फील्ड में एक बड़ी ताकत है। डिप्लोमेसी में हम एससीओ जैसे बड़े मंच पर नेताओं की मेजबानी कर रहे थे। मिलिट्री में हम अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ नेवल एक्सरसाइज कर रहे थे। हमारे स्टूडेंट्स दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे थे। और तो और कल्चर के फील्ड में भी नागालैंड में एक इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा था। मतलब भारत हर तरह से दुनिया के साथ जुड़ रहा था। और ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है मत्स्य 6000, भारत का अपना डीप ओशन एक्सप्लोरर। ये छोटी सी सबमर्सिबल भारत को समंदर के उन राज तक ले जाने वाली है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। ये हमारी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक पावर का एक जीता जागता सबूत है। तो कुल मिलाकर 2025 का भारत कैसा था? वो एक ऐसा देश था जो एक ही वक्त में कई काम कर रहा था। अपने डिजिटल भविष्य की नींव रख रहा था, अपनी सीमाओं को फौलादी बना रहा था, अपने लोगों को ताकत दे रहा था और साथ ही सितारों और समंदर की गहराइयों तक पहुंचने के सपने भी देख रहा था। ये सब देखने के बाद जाहिर है एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर सिर्फ एक साल में इतनी तेजी से इतना कुछ बदल सकता है, तो फिर आने वाले 10 सालों में भारत कहाँ होगा? ग्लोबल स्टेज पर भारत अपने लिए कौन सी नई जगह बनाएगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा और उस जवाब को बनते हुए हम सब देखेंगे।